हाँ, तो मैंने एक प्लान किया है आपके लिए कि ये जो चैप्टर हैं जो मूल अधिकार से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर जीके आता हो और उसके अंदर ये ना आए। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर मूल अधिकारों से या फिर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, और वो भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं। इसलिए अपने ये प्लान किया कि क्यों ना इसको शानदार एक पीएचडी कर लेते हैं इसके बारे में। आपकी बुक को साथ में रखेंगे और कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा, ठीक है। जो इसलिए मैंने आपको कहा कि रजिस्टर आपको अलग बनाना है, ठीक है। स्कूल वाले में तो थोड़ा लिमिटेड पोर्शन होगा, लेकिन अपना सारा कुछ होगा। लेकिन स्कूल की तरह भी बता दूंगा, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा लिखाऊंगा वो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, लाइक आर्टिकल वगैरह याद करना सीखना भी इससे, ठीक है। तो आज अपन इसलिए ये भी प्लान किया मैंने कि एक एक अधिकार पढ़ेंगे। अगर कोई 2 छोटे होते तो 1 साथ पढ़ लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक एक आर्टिकल को अलग से पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ें। जैसे ये है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। और ये हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 14 से 18 तक है। 12-13 मैंने आपको अलग से बता दिया, डेफिनेशन, स्टेट की, राज्य की परिभाषा वगैरह। तो 14 से 18 तक ये हमारे आर्टिकल है, यानी कि 14, 15, 16, 17 और 18, 5 अनुच्छेद, 5 आर्टिकल समानता के अधिकार के अंदर आते हैं, ठीक है। कौन कौन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो बताता हूँ। ये चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। छोटा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि समानता का अधिकार क्या है 2 मार्क्स में, तो आपको एक छोटा सा चार्ट बना के आना है। एग्जाम में भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, सिविल सर्विसेज वगैरह में रिटर्न्स के अंदर ऐसा चार्ट जब बनाते हैं मार्क्स अच्छे मिलते हैं, पॉइंट में लेके आना चाहिए। तो वो तरीका बस सब बता दूंगा मैं। तो आपको एग्जाम के अंदर आपको ऐसा चार्ट बना के आ सकते हो अगर 2 मार्क्स का आता हो तो। वरना यही क्वेश्चन अगर आपसे फुल्ली एक्सप्लेन पूछ ले 4 या 5 मार्क्स में, तो भी जस्ट इसके बाद वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ध्यान देना। अब ये है समानता का अधिकार 14 to 18 या 14 से 18। अब 2 बातें हैं। इस फर्स्ट जो है ये है आर्टिकल 15, ये आर्टिकल 16, ये 17, ये 18, सॉरी ये 14 से तो स्टार्ट ही हो रहा है, 14, 15, 16 और ये हो गया आपका 17 और ये 18। यानी कि 14 से लेके 18 तक 14, 15, 16, 17 और 18 ये आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, ये आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। इन सब आर्टिकल में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 14 के अंदर, अनुच्छेद 14 के अंदर 2 बातें लिखी हुई है। कौन कौन सी? कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और कानूनों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब मेरी बात ध्यान से ये सुननी है कि मैं कुछ बातें अब जो बता रहा हूँ एक्स्ट्रा है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता हमने कौन से देश से लिया है? तो ये हमने इंग्लैंड से लिया है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता, इंग्लैंड बोल दो चाहे ब्रिटेन बोल दो, इंग्लैंड से हमने ये जो बात है ना लिखी हुई, वो कानून के समक्ष समानता वाली बात इंग्लैंड से ली है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि कानूनों के समान संरक्षण, ये हमने अमेरिका से ली है। 2 बातें इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। देखो, कानून के समक्ष समानता का मतलब है कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन दूसरी बात है कानूनों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यहाँ पर थोड़ा सोचने वाले आप सोच रहे होंगे दोनों शब्दों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है, यहाँ का सेकंड वाली बात, पहला तो समझ गया कि सबके समान अधिकार है, सबको राइट, बिल्कुल इक्वलिटी है। इसमें यह कि जो समान लोग हैं, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार, जैसे कि कोई ये आपने देखा भी होगा जगह जगह, जैसे बुजुर्ग वगैरह लोग होते हैं, है ना, या फिर कुछ गरीब लोग हैं, ठीक है, गरीब है, या जो कोई ST SC ग्रुप है, उनको मतलब अलग से अपन उनको थोड़ा सा अलग से उनको कानून बना के उनको अलग से प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, ताकि वो कैसे न कैसे करके अपने आप को उबार सके। वो कुछ एक्सेप्शन की तरह हैं संविधान के अंदर, जिसको अलग से जोड़ा जाता है, और वो उसमें तो कानून के समक्ष सब समान तो है ही है। तो ध्यान रखना, दोनों ही बातें वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि जहाँ हमें ज़रूरत दिखती है तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, तो वो तो हो गया कानूनों के समान संरक्षण। और फर्स्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब समान है। एक्स्ट्रा में साइड में कहीं लिख लेना, ये बात हमने इंग्लैंड से ली थी और ये बात हमने अमेरिका से ली थी। अब बात आती है आर्टिकल 15, और आर्टिकल 15 बड़ा आर्टिकल है, क्योंकि 15 के अंदर 15 फर्स्ट, 15 सेकेंड, 3, 4, 5 पार्ट हैं, ठीक है। तो देखो 15(4) तक क्या क्या है। 15(1) के अंदर तो लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य या कोई भी देश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान, ये 5 शब्द आपको याद करना है लाइन वाइज। आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया रहेगा लाइन वाइज करो। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 5 शब्द आपको अच्छे से याद करना। धर्म, क्या बोलते हैं इसको, धर्म का, जाति, लिंग,
जाति हो गया, लिंग हो गया और जन्म स्थान हो गया। मूलवंश होता है इसका मतलब, तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी बंदे के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये जो मैंने इतनी बात रेड पेन घुमाया है, ये हैं आपके 15(1). ये क्या कहता है? ये कहता है 15 का फर्स्ट पार्ट। 15A बोल सकते हो, 15 क बोल सकते हो, कैफ और कबूतर कैसे हो लिख सकते हो, दोनों ही बातें अलाउड है। दूसरा इसी में कि कोई भी राज्य इस आधार पर, जो 15(2) कहता है, पूरी बात को ध्यान से समझना। 15 का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि कोई भी राज्य, और राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है? देश, कंट्री। कोई भी देश किसी भी नागरिक के साथ में, किसी भी सिटीजन के साथ में दुकानों में, होटलों में, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता है, मतलब प्रवेश को लेकर भेदभाव नहीं कर सकता। ये 15(2) कहता है। ये वाली बात कौन कहता है? ये 15 का सेकंड पार्ट। और ये वाली बात कौन कहता है? 15 का फर्स्ट पार्ट। दो बातें समझ में आ गई। अब 15 की 3, 15 की 4 वो आपके कोर्स में है नहीं, बता देता हूँ रफली ऐसे ही, क्योंकि माइंड में आपको समझते रहना चाहिए ताकि आगे जब आगे जाओ तो ईजी पड़े। वो ये कहता है कि जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए अलग से कोई स्कीम वगैरह ला सकता है, कोई योजनाएं ला सकता है हमारा देश, क्योंकि उनको ऊंचा उठाने के लिए। ठीक है। फिर इसी का 15(4) ये कहता है कि जैसे कोई शैक्षणिक दृष्टि से, शिक्षा के क्षेत्र से या फिर इकोनॉमी मतलब आर्थिक दृष्टि से अगर वो कमज़ोर हैं, कमज़ोर, उनको भी गवर्नमेंट कोई स्कीम योजना के साथ उनको ऊपर उठाने के लिए ऐसी योजनाएं ला सकता है। ठीक है। वो एक्स्ट्रा बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है सबका समान बात है, लेकिन ऐसा भी गवर्नमेंट कर सकती है। अगर कोई गरीब तबका, कोई पिछड़ा है तो उसको ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट कर सकती है। वो 15(3), 15(4) की बातें हैं, कोई बात नहीं, वो याद नहीं हो तो, लेकिन इतना समझ लेना। फिर 16 के अंदर है कि रोजगार में सबको समान अवसर है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नौकरी के अंदर सबको समान है। लेकिन फिर एक्सेप्शन है इसके अंदर भी, क्या कि 16 का जो चौथा पार्ट है, 16 का 4 नंबर, वो ये कहता है कि हालांकि सबको समान अवसर है, इस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये आधार सेम रहेगा 5। जब भी किसी के साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन की बात आएगी तो 5 याद करना है: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस बर्थ, यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। 5 शब्द कंटिन्यू याद कर लो। इसके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे नौकरी हो चाहे किसी में भी हो। ठीक है। तो नौकरी के अंदर इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ गवर्नमेंट ऐसी स्कीम ला सकती है, जैसे ST SC जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए रिजर्वेशन स्कीम, जो महिलाएं विधवा वगैरह हैं, गरीब हैं, रिजर्वेशन स्कीम, जो BPL में आते हैं उनके लिए छूट, तो बच्चों के लिए अलग से छूट, वो कुछ गवर्नमेंट स्कीम ला सकती है। हालांकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इक्वलिटी, लेकिन एक्सेप्शन भी सब में होते हैं, जिसको अपन संविधान के अलग से, यानी कि अनुच्छेद, ये तो 16 हो गया, फिर उसको एक्स्ट्रा जोड़ते हैं 16(1), 16(2), क्योंकि वो जैसे जैसे देश का संविधान बना और फिर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के सामने प्रॉब्लम्स आई, तो ये ऐसे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, संविधान संशोधन हुए, ये बातें जुड़ती चली गई। ठीक है, वो बात है। छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी जानते होंगे, अबोलिशन ऑफ, बिल्कुल अब कोई छुआछूत बिल्कुल नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता कि तूने यहाँ से पानी पी लिया तब मैं नहीं पीऊँगा, या फिर यहाँ तो आ गया इस रूम में तो नहीं बैठ सकता, इस टेबल पे तो नहीं, वो सब बातें अब कुछ नहीं है, सब खत्म हो गई। उपाधियों का अंत है, किसी को भी टाइटल दिए जाते हैं ना, तो पहले टाइटल दिए जाते थे, जैसे महात्मा गांधी में महात्मा एक उपाधि है, तो ये उपाधियों का अब अंत हो गया। अबोलिशन ऑफ टाइटल, किसी को अब टाइटल नहीं दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि थोड़ी जो छोटी वर्ग के लोग हैं या फिर वो ऐसा मन में सोचते हैं, या फिर जो बड़े कुछ आपस में सेम वर्ग के लोगों के बीच में भी, जो सेम ही वर्ग के लोग हैं उनके बीच में भी ऐसा थोड़े भाव आने लग गया कि हमें इसमें ऊपर नीचे दिखाया गया है, जबकि उसको ऐसा टाइटल दिया, मुझे ऐसा टाइटल देना चाहिए था, उपाधि, वो उपाधियों का अंत हो गया। ठीक है, लेकिन आर्मी और टीचर, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में और मिलिट्री के क्षेत्र में अभी भी उपाधियाँ दी जाती है, दी जाएगी। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इस चार्ट को आपको 2 मार्क्स के अंदर तैयार करना है। ये छोटे मोटे आर्टिकल साइड में लिख लिया करो, ताकि अभी से तैयारी कर लोगे। ये क्वेश्चन दोनों आए हुए क्वेश्चन है कि कौन से कंट्री से लिया, इसलिए मैं आपको साथ में लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर अब एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ इसी आर्टिकल से जो एग्जाम में आ सकता है। ओके, हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अपन सिविल सर्विसेज की जो प्लानिंग है वो भी लेके चलेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना आना चाहिए, क्योंकि मेन आंसर राइटिंग ही होती है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग आपको किस तरीके से करना है भाई, जो चार्ट अभी मैंने आपको बनवाया था वो चार्ट तो आपने बना लिया, लेकिन वो चार्ट है 2 मार्क्स के लेवल का, लेकिन यही क्वेश्चन आपसे
फुल्ली एक्सप्लेन पूछ ले, डिटेल से पूछ ले, तब आपको आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि ये बुक में नहीं लिखा हुआ ऐसा। बुक में सिर्फ चार्ट लिखा है, बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है। उसको कैसे कहते हैं ना कि शॉर्ट में, बड़ी चीज़ को शॉर्ट में कैसे मर्ज करना है, ठीक है, ज़्यादा शब्दों को कम शब्दों में, लेकिन बात उतनी होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा ऐड की है, वो मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ कि मैं आर्टिकल्स वगैरह आपको साथ लेके चलूँगा, ताकि अभी से अपन प्लानिंग आपकी थोड़ी बहुत चले। वैसे मैं आपको कह दिया रजिस्टर तो आपको अलग ही बनाना है स्कूल से। तो देखो मैं रेड पेन चला दूंगा जहाँ पर आपके आर्टिकल ऑप्शनल है, आप चाहो तो याद कर लेना एग्जाम में, वरना ना भी चलेगा। तो देखो ये वाला आर्टिकल मैंने लिखा है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, और आर्टिकल 16 का 4 तो आपको करना है क्योंकि आपकी बुक में अलग से सेपरेट दिया हुआ है, 17 और 18, ठीक है। ये 5 आर्टिकल जो हैं आप ऑप्शनल है क्योंकि ये बुक के अंदर नहीं है, अपन ने लिखे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको ना भी करो, मतलब एग्जाम में ना भी याद होते हैं तो कोई बात नहीं, वैसे आपको कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन ये बुक में मेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक की तैयारी करा रहा हूँ, तो वो तो लेके चलेंगे अपन। क्वेश्चन ये एग्जाम आएगा कि एक्सप्लेन द राइट टू इक्वलिटी गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भारतीय संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं आपको, ठीक है, यानी जो भारतीय संविधान में दिए गए समानता के अधिकार तो अपन को पढ़ लिए थे 6 थे, लेकिन अभी अपन को एक्सप्लेन करना ओनली फॉर समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। और मैंने कहा था एक एक फुल्ली अपन एक्सप्लेन करेंगे, तो अपन अभी बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता के अधिकार की। समानता के अधिकार की बात फिर एक ऑप्शनल आपके पास, ये लाइन चाहो तो लिख देना, वरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर आर्टिकल का यूज़ किया है, आर्टिकल 14 to 18, यानी कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 यानी 14 से 18 तक किया गया है, ठीक है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 14 to 18, ये लाइन चाहो तो लिख देना, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले से बता दिया 14 to 18, 18 22, 23 to 25, 26, 27, 8 वो वाले पूरी स्टोरी मैंने बता रखी है आपको, वो वाली चीज़ है। तो एक आर्टिकल लिखने की कोशिश करना। फिर है इसका अपन, इसके अंदर क्या क्या अपन को गिवन था। देखो 14 to 18 देने का मतलब क्या है कि कोई 5 आर्टिकल ऐसे हैं 14, 15, 16, 17, 18 जिनके अंदर डिफरेंट बातें हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? जैसे कि पहला कि कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण, बस आपकी बुक में इतने से लिखी हुई बात है, मैंने कहा था, लेकिन इसके अंदर क्या लिखना है वो आना चाहिए, 1-2 लाइन, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिया था किन किन से देश ने अपने ले रखे हैं, ये सब बातें बता दी थी। यानी द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, मतलब कि हमारा जो संविधान है या फिर राज्य, मान लो यहाँ पर राज्य का मतलब देश है, मैंने आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो स्टेट वर्ड है उसका मतलब कंट्री से है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब राज्य का मतलब देश होता है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून की दृष्टि में सब व्यक्ति समान है, ठीक है। नेक्स्ट, भेदभाव का निषेध, ये आर्टिकल 15 कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि ये अपन ने पहले से आपने सुनते आ रहे होंगे कि पहले जो नीच जाति के लोग हैं, ST SC, इनके साथ या फिर जो गरीब तबका है, गरीब अल्पसंख्यक, इन सबको क्या थोड़ा अलग तरह नज़र से देखा जाता था, क्योंकि एजुकेशन था नहीं और वो अपनी मनमर्जी किया करते थे, लोकतंत्र डेमोक्रेसी भी नहीं थी। इसके बाद में रूल बना दिया गया। आर्टिकल 15 के अंदर ये बात की गई है कि कोई भी किसी को रिलीजन से, रेस से, कास्ट से, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से, मतलब कि अपने वंश से, हिंदी में देख देते हैं एक बार, कि किसी भी आदमी को धर्म से, वंश से, जाति से, लिंग से और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई ये कहता है कि तू नीची जाति का है, तो यहाँ हमारे बराबर नहीं बैठ सकता या फिर ये नहीं कर सकता, तो हमारे साथ पानी नहीं पी सकता, तो उसके साथ हमेशा अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति का साथ न्याय होगा। क्या आर्टिकल 15 ये कहता है, अगर ऐसा कोई लोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडनीय अपराध है, मतलब कि उसके साथ सजा भी होगी और फिर उसको जो भी सजा के साथ में कुछ दंड भी देना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। यानी कि राज्य केवल धर्म, वंश और जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को कहाँ जाने से नहीं रोक सकता? दुकानों में, होटलों में, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि के प्रयोग करने के लिए वंचित नहीं करेगा। होता क्या था पहले से दुकानों में भी नहीं जाने दिया जाता कि आपकी दुकानें अलग ही होनी चाहिए। होटल्स में एंट्री नहीं थी, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो सिर्फ होटल्स में जा सकते थे।
कुओं पर पानी भर, पहले कुएं होते थे, कुएं तालाब, तो कुओं पर और पानी भरने के लिए आपको नहीं जा सकते। जो बाथिंग घाट्स होते हैं, जो स्नान घाट होते हैं, जो जहाँ पर लोग घूमने वगैरह जाते हैं, वहाँ पर भी इनकी एंट्री नहीं थी। रोड, सड़क का भी यूज़ नहीं कर सकते, ये सेपरेट रोड हमारी है। ऐसे बहुत पहले हुआ करते थे, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अब कानून बन चुका है। शानदार आंसर हो जाएगा। फिर रोजगार में उस तरह की समानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कह रहा है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। बात तो सही है कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर सबको, रोजगार के अंदर, नौकरी के अंदर सभी को बराबर होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो ध्यान से समझना कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज विल बी गिवन टू ऑल सिटीजन्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि सरकारी नौकरियों या सरकारी सेवाओं पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, ये 5 शब्द याद कर लो। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। इसके आधार पर कोई किसी को अयोग्य नहीं ठहरा सकता। ये नहीं हो सकता कि तेरा धर्म नीचे इसलिए चाहे परसेंटेज ज़्यादा बन गए फिर भी तू काम का नहीं, तो तेरे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ इस जगह से जन्म लेके आया वहाँ पर, मतलब कोई लिंग वगैरह किसी भी तरह की उस इंसान के साथ में अब उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना, विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इनके आधार पर किसी भी बंदे को ये नहीं कहा जा सकता कि आप डिस्क्वालीफाई हैं, नहीं। लेकिन अब आप ही सोचोगे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो उठ रहा होगा कि इसका मतलब सबको नौकरियों में समान अधिकार है? नहीं, थोड़ा सा फर्क है कि जो इकोनॉमिक दृष्टि से या फिर एजुकेशन की दृष्टि से गरीब है या पिछड़े हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ रिजर्वेशन की स्कीम कर रखी है, वो आप जानते हो, चाहे ST SC के लिए भी है रिजर्वेशन की स्कीम से, कुछ महिलाओं के लिए भी, कुछ बच्चों के लिए भी है, क्योंकि उनके लिए अलग से, तो थोड़ा एक्सेप्शन भी पढ़ना है अपन को। आर्टिकल 16 का 4था पार्ट ये कहता है, ये बुक में भी लिखा हुआ है, ये आर्टिकल आपको याद करना है। 16 का 4 ये कहता है, इस अनुच्छेद की, ये अनुच्छेद ये बात कहता है कि राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। अगर देश को या राज्य को ये लगे कि इस वर्ग से, मतलब चाहे वो ST हो, चाहे SC हो, चाहे और कोई जनरल OBC, कोई सा भी वर्ग हो, उसको लगे कि यार ये जो वर्ग है ना, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है, जो चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बराबर नहीं है यार, ये थोड़े पिछड़ रहे हैं, तो अगर राज्य को ऐसा लगे तो उसके लिए राज्य कानून बना सकता है। राज्य का मतलब देश, स्टेट, वो कानून बना सकता है, उनको रिजर्वेशन या कोई छूट दे सकता है। उनके अंदर महिलाएं भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। और ये आपने देखा भी होगा कि अब जो RT के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, प्राइमरी शिक्षा ना, खूब सारी गर्ल्स के साथ, गर्ल्स को भी स्कूटियाँ हैं, कुछ अलग तरह की स्कीम गवर्नमेंट चलाती रहती है। महिलाओं के लिए भी जो विधवा है और सब, इनके लिए अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम चलाती रहती है, उनको अलग से विशेष छूट है, उनका अलग से सरकारी नौकरी के अंदर भी अलग से कोटा होता है, वो उनकी नौकरी उसमें लगती है। ठीक है, यानी कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स या फिर पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, उसमें फिर बिल्कुल नहीं हिचकेगी गवर्नमेंट और उसके लिए नया कानून बना सकती है, हेल्प कर सकती है। विच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। अगर उसको ऐसा लगे कि स्टेट की जो भी सर्विस है उसके अंदर इसका सही प्रतिनिधित्व या फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसमें कुछ ऐसा चेंजेस कर सकती है। ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन किसका? आर्टिकल 16 का। इस बात का ही थोड़ा अपवाद है, मतलब ये इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, थोड़ी अलग चीज़, तो इसलिए इसको अलग से जोड़ा गया है। फिर इसी में एक एक्सेप्शन और लिख लेना, 2 अपवाद लिखेंगे अपन, कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं या निर्णय लागू कर सकती है। बिल्कुल सही है, महिलाओं के लिए द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। चिल्ड्रन, इसको ठीक कर लेना, इस सोसाइटी के बाद में चिल्ड्रन है। ठीक है, चिल्ड्रन और वुमेन एंड द सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, यानी कि जो पिछड़े हुए, चाहे वुमेन हो, चाहे मतलब महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, उनको अगर ऐसा लगे तो गवर्नमेंट उनको उनकी स्थिति सुधारने के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स, योजनाएं ला सकती है, जो खूब सारी योजनाएं लाती रहती है, ये चीज़ है। ठीक है, ये 2 एक्सेप्शन भी लिखना, आंसर कितना शानदार बन जाएगा। पहले आपने आर्टिकल 16 को बताया कि ये बातें हैं, फिर आपने इसके अंदर अपवाद भी बताई जो गवर्नमेंट कुछ अलग से एक्सेप्शन लेके चलती है, 16 का 4 और इसी के अंदर ये 2nd पार्ट। ठीक है,
चलो अब आगे मैं बात करता हूँ आर्टिकल 17 की, अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत का अंत, एक ही बात है, चाहे अस्पृश्यता लिखो चाहे छुआछूत लिखो। यानी कि अब इसको इंग्लिश में थोड़ा सा नीचे लिखना, क्योंकि वो मैं लिखना भूल गया था, फिर यहाँ लिखा है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये आर्टिकल 17 है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत। ये तो सुना होगा, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि किसी भी रूप से छुआछूत को अगर कोई बरतता है या फिर मतलब कोई छुआछूत की बात करता है तो मनाही की गई है, मतलब मना कर दिया गया है। अगर फिर भी करता है तो दंडनीय अपराध बना दिया गया है। अब इसको ये क्या बना दिया कि अब अगर कोई करता है उसको दंड के साथ में अपराध माना जाएगा, ठीक है। यानी कि इट इज़ फॉरबिडन टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, किसी भी कंडीशन में। चाहे कोई कह दिया कि तू पढ़ाई के दौरान जब जैसे कोई पानी पीने के लिए जाते हैं तो कह दिया कि तूने इस लोटे में पानी पी लिया तो मैं इस लोटे से पानी नहीं पीऊँगा, ऐसा कोई भी अगर बात कर दे, ऐसी कुछ हो जाए तो भी वो क्या माना जाता है, वो दंडनीय अपराध माना जाता है, ठीक है। इट हैज़ बिन मेड ए पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। यानी कि सज़ा भी दी जाएगी और उसको दंड भी दिया जाएगा, दोनों ही बातें हैं। दंड का मतलब ये थोड़ा समझ लो कि जैसे 1 साल की सज़ा के साथ में उसको कह देगा आपको 1 लाख रुपए भी देना पड़ेगा, तब जाके छूट होगी, ये चीज़ें होती है, ठीक है। फिर है लास्ट अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 कहता है, क्या कह रहा है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या फिर शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की हो, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ध्यान रखना, एक तो आर्मी मिलिट्री, जैसे हमारे देश के सैनिक वीर जवान अगर बाउंड्री सीमा पे शहीद हो जाते हैं तो शहीदी का दर्जा दिया जाता है कि शहीद एक टाइटल है शहीद। उसके साथ में जैसे वीर चक्र, परमवीर चक्र, ये उनको सम्मानित किया जाता है, टाइटल हो गया उनका। तो वो आर्मी के लिए लोगों को मिलेगा या फिर एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर भी मिलेगा टीचर्स को, क्योंकि इन 2 पोस्ट को छोड़ के किसी भी बंदे को अब कोई टाइटल देना मना कर दिया गया, नहीं दिया जाएगा। इवन जो कोई इंडिया के जो कोई लोग हैं जो विदेश में रहते हैं और विदेश में अगर कोई टाइटल प्राप्त करता है तो भी नहीं कर सकता, उसको भी यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसी कुछ बातें। या फिर विदेशी इंडिया के अंदर भी उसको भी हम नहीं देंगे, समझ गए। तो ये सब है, टाइटल का मतलब उपाधियाँ देना है ना, जो पहले मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी, उसका उपाधि देना अब बिल्कुल आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें मनमर्जियाँ चलती थी और हर किसी को ऊपर नीचे का थोड़ा ऐसा फील आता था, इसलिए बंद कर दिया। द स्टेट confer no title on a person except those who excel themselves in military और एकेडमिक फील्ड, बस मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड को छोड़ के बाकी सब में उपाधियों का यानी टाइटल का अंत कर दिया गया है, अब नहीं मिलेगा। तो ये फुली डिटेल्ड वीडियो है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक अधिकार पढ़ेंगे तो आपको क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, कि थोड़ा थोड़ा वीडियो होता है तो इंटरेस्ट भी बढ़ता है, साथ ही साथ याद हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा हूँ रजिस्टर थोड़ा स्कूल वाले नोट से अलग बनाना है, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। ओके।